दोस्तों, अभी तक आपने जो महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार के चुनाव में देखा वो तो महज एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू हुई। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम चुनाव आयोग ही प्रेशर में आ गया है। जब से बंगाल में ममता बनर्जी के कैडर ने, कर्मचारियों ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया है और जबरदस्त घेराव किया है, तब से चुनाव आयोग में ही बेचैनी है। बिग बॉस ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में बेचैनी है। और आज का जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि पहली बार चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा है कि बंगाल में हमारे जो स्टाफ हैं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, उसके स्टाफ को सुरक्षा दीजिए। और अगर बंगाल में चुनावी मैदान की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस बार बिहार की तरह, दिल्ली की तरह, महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह इस बार तो बंगाल का किला भी ढहने जा रहा है। जी हाँ, बंगाल का किला ढहने जा रहा है। लेकिन धमकियों से बेपरवाह और बेफिक्र ममता बनर्जी ने आज सीधे सीधे पब्लिक में, यूं कहूं इशारों में गुजरात लॉबी को ललकार दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी भी ये हमारे देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब दोस्तों, मैंने ये क्यों कहा कि बंगाल जो है वो इस बार अमित शाह की अग्नि परीक्षा है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी तक जो उन्होंने चुनाव जीते, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो या बिहार का हो, यहाँ पर डबल इंजन की सरकारें थी। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, वहां तो केजरीवाल की सरकार थी। लेकिन केजरीवाल के पास पुलिस नहीं थी, केजरीवाल के पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करता है अमित शाह को। तो एक तरह से दिल्ली भी डबल इंजन की सरकार, जो सिस्टम था वो अमित शाह के हाथ में था। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, राज्य सरकार भी बीजेपी की थी और केंद्र में तो बीजेपी है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही था, एकनाथ शिंदे की सरकार थी और बीजेपी केंद्र में। बिहार में भी एनडीए की सरकार थी। तो जितनी भी सरकारें थी वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक आप कह सकते हैं कि चौकी इंचार्ज से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा सिस्टम मोदी और शाह के हाथ में था। लेकिन बंगाल में ये पहली राज्य है इस कड़ी में जब अमित शाह की पुलिस नहीं होगी, अमित शाह के थाने नहीं होंगे, अमित शाह की कचहरी नहीं होगी, अमित शाह का डीएम नहीं होगा, कमिश्नर नहीं होगा, डीजी नहीं होगा, होम सेक्रेटरी नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं होगा। ये सब के सब ममता बनर्जी के हाथ में होंगे। और कहने वाले कहते हैं कि अमित शाह पायलट तो है चुनाव जीतने के, लेकिन वो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। जहां सिंगल इंजन होता है, उस सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के पायलट अमित शाह नहीं है, बंगाल सिंगल इंजन है। अब दोस्तों, ये जो मुकाबला होने जा रहा है बंगाल में, बिग बैटल ऑफ बंगाल, 2-3 महीने बाद ही, इसमें जो अमित शाह की स्ट्रेटेजी है वो बहुत, आप कह सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है। और उनकी कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है कि ये जो बंगाल में 294 में 120 सीटें हैं, इन पर वो फोकस कर रही है। अब ये जो 120 सीट आप कह सकते हैं, 110 से 120 सीटें, इसमें मुस्लिम मतदाता डिसाइसिव हैं। ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम एक मुस्त गया, मुस्लिम अगर बटा नहीं कांग्रेस में या लेफ्ट में, सीधे टीएमसी में जा रहा है, तो फिर ममता बनर्जी को इन सीटों पर हराना मुश्किल है, 120 सीट पर या 110 सीटों पर। और ये जो शुरुआती बढ़त है 100 से ज़्यादा सीटों की, जब ये ममता बनर्जी को मिल जाती है या मिलती रही है, इसके बाद ममता बनर्जी को चंद सीटें ही जितनी होती है सरकार बनाने के लिए, मेजोरिटी मार्क तक पहुँचने के लिए। तो अमित शाह का फोकस है कि घुसपैठियों के बहाने, बांग्लादेशियों के बहाने, एसआईआर के बहाने, वोट चोरी रोकने के बहाने, नए फॉर्म भरवाने के बहाने मुस्लिम मतदाता को काटे, ज़्यादा से ज़्यादा ममता बनर्जी के वोटर को काटे 120 सीटों पर। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उधर ममता बनर्जी की कोशिश है कि अपने सारे कैडर को, अपने सारे कर्मचारियों को, सारे सिस्टम को झोंक देना है कि ये वोट न कटने पाए। अब जो बांग्लादेश से आया है वो भले ही वापस चला जाए, उस पर ममता बनर्जी को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बोनाफाइड मुस्लिम वोटर हैं, ममता बनर्जी उसको बचाना चाहती हैं। आप कह सकते हैं जो सीधे सीधे फाइट है अब इस शुरुआती वोट काटने और वोट बचाने को लेकर इन 120 सीटों पर। और अगर ममता बनर्जी इन 120 या 100 सीटों को बचा ले जाती हैं तो अमित शाह के लिए चैलेंज है, मुश्किल है। और वैसे भी अमित शाह के पास थाना, पुलिस, कचहरी, डीएम, कप्तान, डीजी उनके पास नहीं है।
अब दोस्तों ये बात सही है कि 2024 जून में मोदी जी झटका खा गए थे लोकसभा चुनाव में, बैसाखियों पर आ गए, नायडू नीतीश पर निर्भर होना पड़ा, 240 पर सिमट गए। लेकिन इसके बाद, उस झटके की बाद, जिस तरह से अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, या आप कह सकते हैं बीजेपी की मशीनरी ने जिस तरह से इलेक्शन जीतने का एक नया मॉडल खड़ा किया, वो भी कम से कम मैं तो कहूँगा कि उसका अभी तक कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। हरियाणा जीत लिया उसी मॉडल से जहां हार रही थी बीजेपी। महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस 5 महीने पहले की थी, लोकसभा चुनाव में सिंगल डिजिट पे बीजेपी आ गई थी महाराष्ट्र में, उसको जीता और रिकॉर्ड वोट से जीता। दिल्ली जीत लिया, केजरीवाल की सत्ता को दिल्ली में खत्म किया। फिर बिहार जीत लिया, नीतीश बाबू उन्हीं के साथ थे। लेकिन इन सारे राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है। जीतना तो आसान था, लेकिन क्या ये जो नया मॉडल है ये बंगाल में कामयाब होगा? और जो रथ एक तरह से रुक गया था 240 में, जो आगे बढ़ता गया हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, क्या इस रथ को, मोदी के इस रथ को ममता बनर्जी रोक पाएंगी? और अगर ममता बनर्जी इस रथ को रोक लेती हैं तो आगे जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होना है चुनाव, अखिलेश यादव की परीक्षा है, 1.25 साल बाद चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, केजरीवाल के एक ही किला बचा है, दिल्ली चला गया, तो फिर अखिलेश और केजरीवाल के लिए बड़ी राहत होगी अगर ममता बनर्जी इस विजय रथ को रोक लेती हैं। बहरहाल शुरुआती जो दौर है इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन वर्सेस ममता बनर्जी है, और ये पहला राउंड अगर ममता बनर्जी ने जीत लिया तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो अपनी फाउंडेशन खड़ी कर लेगी जीत के लिए। और अगर ये पहला राउंड वो हार जाती है ज्ञानेश कुमार से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और एसआईआर में उनके बहुत से वोट कट जाते हैं, जैसे तेजस्वी के वोट कट गए बिहार में, तो फिर तो मुश्किल है। तो पहला राउंड बड़ा डिसाइसिव है। क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा? अमित शाह के और भी कई प्लान हैं। अमित शाह सिर्फ एक पत्ते से नहीं खेलते, पत्ते बदलते रहते हैं, फेंटते रहते हैं। आगे क्या होने जा रहा है थोड़ा इंतजार करते हैं, वक्त बताएगा। नमस्कार।